आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग और फाइनेंसेस का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंसेस पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहले हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं और जीडीपी का ग्रोथ कैसे होता है, इसका एनालिसिस किया। और इसके बाद सेक्टरल कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी का, इसको समझा हमने। सेक्टर सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के बाद हमें समझ में आया कि प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, कुछ कुछ सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर ही कहते हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर है इसका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बैंकिंग सिस्टम। और जैसे जैसे हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, हमें समझ में आता जाएगा कि बैंक क्यों किसी भी जीडीपी के ग्रोथ के लिए जरूरी है। और यकीन मानिए, बैंकिंग सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छी खासी हमें जानकारी हो जाएगी, और इतनी जानकारी होगी जितना शायद किसी एक बैंक एम्प्लॉय को भी उस लेवल का जानकारी जनरली नहीं रहता है। पर ठीक है, हमारा यहाँ एजेंडा पढ़ना है और समझना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो बैंकिंग और फाइनेंसेस टॉपिक जो पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर बैंक होता क्या है, हमें बैंक चाहिए क्यों, सेंट्रल बैंक क्या होता है और क्यों होता है, फिर आरबीआई क्या होती है और आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई एंड अबाउट इट। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि रेपो रेट वगैरह आप अक्सर हाँ न्यूज में सुनते होंगे, और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मनी सप्लाई क्या है, और बैंकिंग सिस्टम में इश्यूज क्या है। इन सबको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा तरह से पढ़ेंगे। लेकिन ये तो हमें क्या कवर करना है सिलेबस में, ये इसकी बात हुई। लेकिन प्राइमरली अभी हम जो फिलहाल अब शुरू करने वाले हैं, अब हमें बैंक चाहिए क्यों और बैंक क्या होता है, इसका सवाल का जवाब चाहिए। वाई वी नीड अ बैंक। एक सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे किसी भी समाज या किसी भी इकॉनमी में बहुत क्लास के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, है ना। और हमने ये भी पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर्स में कि जो हेरोड डोमर मॉडल था, उसमें हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया था कि किसी भी इकॉनमी में जितनी सेविंग्स होंगी, उसी सेविंग्स का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट होगा, और उसी से उतना ग्रोथ हमें मिलेगा इकॉनमी में, जिसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, अकाउंट करते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि किसी भी इकॉनमी या किसी भी कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, अमीर और गरीब। तो अब हम आते हैं अमीर और गरीब पे। अब देखिए, अमीर के पास क्या है कि मनी बहुत ज़्यादा है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि एक रिच पर्सन है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है इसके पास, इसने संदूक में यानी बक्से में बहुत सारे रुपए को छिपा के रखा है। अब चूंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो पैसा बहुत सारा प्रॉब्लम भी लेके आता है। इसको हमेशा एक फियर रहेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए पैसा, है ना, जल ना जाए पैसा,
है ना। और साथ में चूंकि इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो एक्सपेंस भी होने की संभावना है, क्योंकि जब पैसा रहता है तो पैसा होने पे खुजलियाँ होती है, खर्च होता ही होता है। वो भी है, और जब इसके पास पैसा रहेगा तो अर्निंग भी इसकी कुछ नहीं होगी। जब पैसा किसी के घर में जमा है, अगर मेरे पास कोई कैश है रखा हुआ, तो उसकी वैल्यू तो आज जो है वही रहेगी ना, उल्टा घटेगी महंगाई बढ़ने से। ऐसा तो नहीं है ना कि 10 रुपए मेरे पास अभी है कैश मैंने रखा हुआ, कल सुबह में खोलूंगा तो 20 रुपए हो जाएंगे, नहीं होगा। तो ये सारे इश्यूज हैं अगर मैं पैसे को अपने पास रखता हूं तो। इन इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, जिसका नाम था बैंक। अब ये बैंक क्या करता है, इसको गारंटी दे रहा है क्या, कि इसका मनी सिक्योर रहेगा। मतलब चोरी वोरी की कोई संभावना नहीं है, 100% सेफ्टी का गारंटी दे रहा है इसको। सिर्फ सेफ्टी ही की गारंटी नहीं दे रहा है, ये भी बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा तो ऐसे भी तुम्हारे पास नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ पर रखोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा उस पैसे पे, यानी कि अर्निंग भी होगी तुम्हारी। और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ेगा तुम इसको विथड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये रिच पर्सन के लिए तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है, पैसा बढ़ेगा भी, पैसा सिक्योर भी रहेगा, और जब चाहो निकाल भी लो। तो इसके पास, तो अब ये क्या करेगा अमीर आदमी, अपना जो पैसा है उस पैसे को बैंक में रख लेगा, सेविंग के फॉर्म में। अब देखिए, जो पुअर है इसको पैसे की जरूरत होती है, इसको मनी रिक्वायर्ड। अब चूंकि इसको मनी रिक्वायर्ड है, अगर कोई भी अनजान आदमी या कोई भी गरीब इसके पास जाता है पैसे की मदद के लिए, अब चूंकि ये इसके बैकग्राउंड को नहीं जानता है, तो हमेशा एक ट्रस्ट इशू रहेगा दोनों के बीच में, कि आखिर ये कौन पर्सन है, क्या है। ऐसे गांव में पहले सूद का सिस्टम चलता था, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोग लोन वगैरह देते थे, लेकिन खैर वो हमारा भी एजेंडा नहीं है। तो जो लोग गरीब हैं, अमीर के पास जा रहा है, कोई बिजनेस आइडिया लेके जा रहा है, तो हमेशा एक ट्रस्ट का इशू रहेगा। और इस कारण से क्या है कि यहाँ से इसको पैसा डायरेक्टली कभी भी नहीं मिलेगा। वहीं पर जो यहाँ पर बैंक है, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा। और जब यही पुअर जो है इसके पास जाएगा और अपना बिजनेस आइडिया बताएगा, और बताएगा कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ या फिर कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, और इसका ये फ्यूचर में स्कोप है, इससे इतनी अर्निंग होगी, और फिर बाद में इस पैसे को चुका दूंगा, तो यही बैंक इसको एक लोन देता है, एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट चार्ज करके। तो इस तरीके से ये जो बैंक है, जिसको मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया, ये क्या करता है, एक फंड को चैनलाइज करने का काम करता है अमीर से गरीब के बीच में। फंड चैनलाइजर का काम करता है, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बन के अमीर से गरीब के बीच में फंड चैनलाइज करने का काम करता है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे रिच जो है वो पैसा जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, इसीलिए मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे डिपॉजिटर है। और चूंकि पुअर यहाँ से बोरो कर रहा है मनी, इसीलिए बोरोवर है। बैंकिंग लैंग्वेज में इसको बोरोवर, इसको डिपॉजिटर कहेंगे, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमें इतना ही समझना है कि जो रिच है, रिच का पैसा को चैनलाइज करके जरूरतमंद, यानी कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल समझाने के लिए पुअर कहा, तो वहां तक ये पैसे को चैनलाइज कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो ये बंदा होगा, ये बिजनेसमैन होगा, या फिर जो जो भी जरूरतमंद आदमी होगा, जिसको कार घर कुछ भी खरीदना हो, एजुकेशन के लिए लोन लेना हो, उसका जब एजेंडा पूरा होगा, उसका बिजनेस जब सेटअप होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, और ये जब प्रॉफिट जनरेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, और फाइनली मेरा ग्रोथ होगा एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के थ्रू। और इससे क्या होगा, मेरा जीडीपी बढ़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए एक बैंक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम इस चीज को और अच्छे से समझना चाहें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए ए एक इंसान है जिसने सपोज कि 1,000 रुपये एज ए सेविंग बैंक में रखा, और इस पैसे को बी नाम के इंसान ने एज ए लोन बैंक से ले लिया। उसके बाद इसको कुछ प्रॉफिट हुआ और 500 रुपये इसने फिर बैंक में एज ए सेविंग रख दिया। फिर सी नाम का इंसान इसी सेविंग वाले पैसे का लोन लिया, फिर इसने कुछ बिजनेस किया, कुछ एजुकेशन लिया या गाड़ी खरीदा, इसका एजेंडा सॉल्व हुआ, और फिर इसको कुछ, इसके पास जब कुछ पैसे बचे तो इसने कुछ सेविंग्स में पैसे रख दिए, और मान लो 200 रुपये रख दिए लोन में बैंक में, और फिर इसी तरीके से ये इसके अगला जो डी होगा वो लोन लेगा और अपना काम करता रहेगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब भी पैसा बैंक में जाता है तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि ये सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में और डेवलप ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। तो यहाँ से हम समझ गए होंगे कि बैंक का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बैंक क्या क्या काम कर सकता है। बैंक हमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ही जो किया, मैंने एक एग्जांपल बताया कि अमीर का पैसा गरीब के पास जा रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन हुआ, जो लोन दे रहा है, बी को लोन मिला ताकि वो बिजनेस सेटअप करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। क्रेडिट क्रिएशन हुआ। सेविंग्स का मोबिलाइजेशन हुआ, मतलब कि जो पैसा अलग अलग लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ था, मान लो कि यहाँ पर तो जो मैंने रिच और पुअर का एग्जांपल दिया है समझाने के लिए दिया, यहाँ पे बोरोवर अडानी अंबानी जैसे लोग भी हो सकते हैं, डिपोजिटर हमारे आपके जैसे लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जरूर इनको पैसे की जरूरत है इसीलिए इसको गरीब कहा, और यहाँ पे जो जमा कर रहा है सरप्लस मनी अपने पास जो है वो इस यहाँ पे अमीर का है रेफरेंस के लिए। तो जो बहुत सारे जो डिपॉजिटर हैं उनका पैसा को मोबिलाइज करके एक जगह पे रखा जाता है ताकि ये बहुत सारे अलग अलग बिजनेस पर्पस और लोन पर्पस के लिए इस पैसे का यूज हो सके, ताकि सेविंग का मोबिलाइजेशन भी करता है और वेल्थ का मैनेजमेंट भी करता है। तो इसके थ्रू हमें इतना तो समझ में आ गया कि होता क्या है बैंक होता क्या है और बैंक का नीड क्या है, ये भी समझ गए हम लोग। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमें सेंट्रल बैंक क्यों चाहिए, वाई वी नीड सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक का रोल समझने के लिए या इसका सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन समझते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि ए नाम का एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। इसको डिपॉजिट करना है अपने पैसे को एक बैंक में। एक बैंक है एक्स बैंक नाम का, ये इसको 4% इंटरेस्ट रेट पर एनम का ऑफर कर रहा है। एक वाई बैंक है जो इसको 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, और एक जेड बैंक है जो इसको 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। अब हमें ये बताइए कि ये जो बंदा है 5 करोड़ रुपए जिसके पास हैं, ये पैसे को किस बैंक में रखना चाहेगा। जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ ज़्यादा अर्निंग होगी वहां पर ए
जो है वो डिपॉजिट करना चाहेगा। तो ए ने क्या किया कि इस पैसे को जेड बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि इसको यहाँ पे ज़्यादा फायदा था। वहीं दूसरी तरफ बी नाम का एक व्यक्ति, ये एक बिजनेसमैन है जिसके पास एक बिजनेस का आइडिया है। इसको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए इसको चाहिए लोन। अब ये लोन लेने के लिए जाता है पहले एक्स बैंक के पास। एक्स बैंक इसका बिजनेस आइडिया को सुनता है, और जब सुनता है तो समझ में आता है जो इसका बिजनेस का आइडिया रहता है ना, वो काफ़ी रिस्की रहता है। सपोज जैसे कुछ बिजनेस है, जैसे रिटेल का है बिजनेस, या फिर स्टील का बिजनेस है। ये क्या है ना कि कुछ बहुत ही रिस्की बिजनेस है। अगर चल गया हो तो बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट है, और अगर नहीं चल पाया या रिसेशन आ गया, स्टील के केस में रिसेशन का संभावना बहुत रहता है, साइक्लिकल थोड़ा इंडस्ट्री है। और रिटेल के केस में जैसे बिग बाजार के केस में आप देखिए, चल गया तो डीमार्ट जैसा हो जाएगा, नहीं चला तो बिग बाजार जैसा फ्लॉप हो जाएगा। ये अपना बिजनेस आइडिया लेके एक्स बैंक के पास जाता है। बैंक इसका सारा बिजनेस आइडिया को सुनता है और इसको डिनाई कर देता है लोन। बोलता है कि नहीं, तुम्हारा जो बिजनेस आइडिया बहुत रिस्की है, इसीलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता, नो लोन। फिर ये जाता है वाई बैंक के पास। वाई बैंक भी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा जो बिजनेस आइडिया है वो रिस्की है, इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल टू सिक्योर लोन टू यू। फिर ये जाता है जेड के पास। अब देखिए, जेड ने क्या किया कि अपने डिपॉजिटर को प्रॉमिस कर दिया कि वो 7% का लोन पे, सेविंग पे इंटरेस्ट देगा। अब चूंकि ये 7% का इंटरेस्ट देगा एक ए नाम के डिपॉजिटर को, तो इसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा लोन तो देना पड़ेगा जो कि 7% पर एनम से ज्यादा का हो। यानी कि बैंक को किसी भी स्थिति में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो 7% से ज्यादा का लोन वो दे किसी न किसी को, ताकि वो अपने डिपॉजिटर को 7% पर एनम का जो प्रॉमिस किया है डिपॉजिटर को, वो इंटरेस्ट वो रिपे कर पाए। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि आपका बिजनेस तो रिस्की है, पर आपका बिजनेस रिस्की है, इसीलिए मैं क्या करूंगा कि आपको 14% पर लोन का पर एनम पे ऑफर दे रहा हूँ। बी को भी लगता है कि अगर मेरा बिजनेस चल जाता है तो क्या दिक्कत है, 14% इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल 100% 200% का ग्रोथ होगा, 14% आराम से पैसा रिवर्ट बैक हो जाएगा बैंक को, और लोन भी रिपे हो जाएगा। पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें लोन जो है वो रिपे नहीं हो पाता है, बिजनेस बिग बाजार के जैसा फेल्योर हो जाता है, फेल्योर हो गया बिजनेस, तो अब क्या होगा। बिजनेस तो इसका फेल्योर हो गया। तो अब बिजनेसमैन, अब जब ये जेड बैंक इसके पास गया कि तुम भाई मेरा पैसा वापस करो लोन रिकवरी के लिए, तो बी ने क्या किया, डिनाई कर दिया बैंक को, डिनाई टू रीपे। बोल रहा है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तुमको जो करना है कर लो, हो सके तो जो कोलेटरल में मैंने दिया हुआ है तुम्हें, ये मेरे बिजनेस को तुम कैप्चर कर लो, नीलाम कर लो, जो करना है कर लो, पर मैं तो पैसा नहीं दे रहा, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो इस केस में किसका नुकसान हुआ। इस केस में बिजनेसमैन का तो पैसा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ए डिपॉजिटर है इसका नुकसान हुआ, कि ये जो जेड बैंक था इसका नुकसान हुआ, या फिर जो बी बोरोवर है यहाँ पर उसका नुकसान हुआ। बिजनेसमैन ने तो बोल दिया पहले कि इसका तो पैसा ही नहीं था, तो इसका तो नुकसान नहीं हुआ ना। बैंक ने प्रॉमिस किया था कि ए डिपॉजिटर को देगा, लेकिन जब ए डिपॉजिटर बैंक के पास वही अपना पैसा निकालने जाता है तो बैंक बोलता है कि मैंने जो है ना बहुत बड़ा लोन दे दिया था, अब मैं वहां से रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ लोन, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है ही नहीं, आपका पैसा डूब गया,
तो इसका भी नुकसान नहीं है, क्योंकि बैंक के लिए तो बैंक का अपना पैसा तो था नहीं, ये तो डिपॉजिटर्स के पैसे थे, तो नुकसान किसका हुआ? केवल इसका लॉस हुआ, डिपॉजिटर का। तो यहीं पर सेंट्रल बैंक का इम्पोर्टेंस या फिर रोल सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे ये समझ में आई कि बैंक को हमेशा क्या है, इन फेवर ऑफ डिपॉजिटर काम करना चाहिए। तो आरबीआई का काम यहाँ पर क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड ओवरसी द बैंकिंग सिस्टम। यानी आरबीआई का काम ये है कि डिपॉजिटर का जो ये है ना, इसको लॉस भी ना हो, और ये जो बैंक है कोई भी इसको भी ढंग से मैनेज करना और ओवरसी करना, ताकि ये कोई भी उलझुल रेट पर अपना लोन ना दे, सारा पैसा लोन के नाम पर ना दे दे और डिपॉजिटर का नुकसान ना करा दे। बैंकिंग सिस्टम ढंग से चले और डिपॉजिटर का पैसा लॉस भी ना हो। इसीलिए आरबीआई जैसी एक सेंट्रल बैंक का हर देश में जरूरत पड़ता है, ताकि बैंकिंग सिस्टम विदाउट फेलियर और विदाउट मैल फंक्शनिंग अच्छे से चलता रहे। यहीं पे सेंट्रल बैंक का रिक्वायरमेंट आ जाता है। So RBI is required to protect the interest of depositor and oversee the banking system, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो इंडिया ही के जैसे हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक अगर हम कहें इंडिया के केस में, तो अभी हमने पढ़ाई इंडिया के केस में ये आरबीआई है। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो ये फेड जिसको हम लोग कहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह को डील करते हैं उनको उन्होंने काफी बार सुना होगा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट को कट किया, बढ़ाया। फेड यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए। इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और चाइना का पीपल बैंक ऑफ चाइना है। तो अब मुझे सेंट्रल बैंक का इम्पोर्टेंस और नीड समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और उस टॉपिक का नाम है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्रूशियल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखिए यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। ये हम लोग ना बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना डिपॉजिटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम लोग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ये बात को ध्यान में रखेंगे। बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं कि बैंक के लिए एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कि पहले एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, ये समझना जरूरी है। कि जो भी मेरा है, मतलब जो मैं जिसकी स्वामित्व है या जिसका ऑनर मैं खुद हूँ, वो मेरे लिए एसेट है। वॉट एवर आई ऑन, जो भी मेरा मेरा अपना है वो मेरा एसेट है। और लायबिलिटी क्या है? जो मुझे चुकाना है या जो किसी को मुझे वापस करना है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। वॉट एवर आई ओ, मतलब दैट हैज टू गिव बैक टू समवन एल्स, जिसका भी इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, जिसको मैंने प्रॉमिस किया होगा कि मुझे वापस करना है। अब ये बात समझिए कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए लायबिलिटी जो है ना, वो है डिपॉजिटर्स की मनी, जो कि डिपॉजिटर पैसे जमा करते हैं ना, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है।
क्योंकि ये जो डिपॉजिटेड मनी है ना, ये बैंक को वापस करना है अपने डिपॉजिटर्स को विथ इंटरेस्ट, ये इसीलिए उनके लिए लायबिलिटी है। वहीं बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक के लिए एसेट है लोन। बैंक के लिए लोन इज द एसेट, क्योंकि ये इसका अपना है। बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो वो उसको वापस लेना है किसी से, उस पे इसका अपना अधिकार है रिकवर करना उस पैसे को। इसीलिए लोन जो है बैंक के लिए एसेट है, जबकि डिपॉजिटर्स के पैसे बैंक के लिए लायबिलिटी में आते हैं। एक बात और है कि चूंकि लोन बैंक के लिए एक एसेट है, तो समझ लीजिए कि अगर मैं लोन लेने जाता हूँ बैंक से, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए का लोन मैंने लिया एट 9% पर एनम के इंटरेस्ट पे, फॉर द टेन्योर ऑफ 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के लिए मैंने इंटरेस्ट लिया लोन। तो बैंक ने क्या किया, बोला कि ठीक है आप ईएमआई ले लो, और ईएमआई आपको, जिसको कहते हैं हम लोग इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, 80,000 रुपये पर मंथ का ईएमआई है, जो कि आपको 20 साल तक चुकाना है। और मैं इसको हर महीने अगर चुका रहा हूँ, यानी जो लोन है उस लोन को मैं चुका रहा हूँ, मतलब मैं रिपे कर रहा हूँ। कैसे 20 साल तक मैं रिपे करूंगा? रुपीज 80,000 पर मंथ अगर मैं रिपे कर रहा हूँ, मतलब बैंक का जो एसेट है, बैंक ने कहा ना कि बैंक का अपना लोन क्या है, एसेट है, मतलब ये लोन परफॉर्म कर रहा है। मीन्स ये एसेट जो है परफॉर्मिंग एसेट है। अगर लोन रिपे हो रहा है और बैंक के लिए काम कर रहा है, तो लोन क्या हो गया, परफॉर्मिंग एसेट। और अगर मैंने 2-4 साल रिपे किया और उसके बाद मैंने बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरी नौकरी चली गई है और जो करना है कर लो, मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, तो अगर मैं लोन का ईएमआई नहीं भर रहा हूँ, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये जो लोन है, यानी कि जो बैंक के लिए एसेट है, वो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनपीए। अब आइए लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी में देखिए, हमने देखा जो बैंक के पास जो डिपॉजिटर्स की मनी है वो उनकी लाइबिलिटी है। अब जो पैसा जमा होता है बैंक में, वो किस किस तरीके से हो सकता है? या तो अब बैंक अकाउंट खुलवाता है, कोई भी खुलवाता है, तो उसकी एक सेविंग्स अकाउंट खुलती है, जिसमें कुछ मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना होता है और उसको कुछ इंटरेस्ट रेट पैसे मिलते हैं, और वो उसको जब चाहे तब विड्रॉ कर सकता है। और जो बिजनेसमैन है, जिनको बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मान लो कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन रोज करना, कैश तो लेके कैरी नहीं कर सकते, तो बैंकिंग सिस्टम का यहीं पर तो इम्पोर्टेंस आता है। तो वो लोग करंट अकाउंट खोलते हैं। करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, पर एक बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। और किस तरीके से पैसा डिपॉजिट होता है? एक सेविंग्स अकाउंट, एक करंट अकाउंट, और एक होता है पैसा जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट होता है। अब समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, जो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा होता है ना, ये हम लोग कभी भी डिमांड कर सकते हैं, मतलब कभी भी निकाल सकते हैं। वी कैन डिमांड मनी एनी टाइम। इसके लिए मुझे एटीएम मिलता है, अगर मेरी सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, मतलब 24/7 मैं इस पैसे को निकाल सकता हूँ। ठीक है। अब चूंकि ये जो डिपॉजिट है, जिसको मैं कभी भी निकाल सकता हूँ ऑन माई डिमांड, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ ये डिमांड डिपॉजिट है। डिपॉजिटर के लिए तो डिमांड डिपॉजिट, लेकिन बैंक के लिए यही डिमांड
लायबिलिटी है। वहीं जो ये फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट होती है ना, इसका एक फिक्स टाइम टेन्योर होता है। फिक्स टेन्योर होता है 2 साल 4 साल 5 साल, जैसा भी एग्रीमेंट होगा डिपॉजिटर और बैंक के बीच में। उससे पहले पैसे का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर टाइम फिक्स होता है। अगर आप पैसे को इससे पहले निकालते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिटर के लिए तो ये टाइम डिपॉजिट है, लेकिन वहीं बैंक के लिए ये हो जाएगा टाइम लाइबिलिटी। तो बैंक के लिए टोटल लाइबिलिटी क्या हो गई? टोटल लाइबिलिटी बैंक के लिए क्या हो गई? टोटल लाइबिलिटी फॉर अ बैंक इज टोटल डिमांड लाइबिलिटी प्लस टोटल टाइम लाइबिलिटी। तो आई होप यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसका हिस्ट्री क्या है, उसका जो प्रेजेंट स्टेटस, उसके बारे में समझेंगे। ये है हमारा आरबीआई। देखिए, आरबीआई सेटअप हुआ था पहली बार 1935 में, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1949 में। आरबीआई काम करती है, वर्क्स एज पर आरबीआई एक्ट 1934। इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था, बाद में ये शिफ्ट हुआ टू मुंबई इन 1937। आरबीआई के फिलहाल 32 रीजनल ऑफिसेस हैं पूरे कंट्री में। आरबीआई हेडेड होती है बाय अ गवर्नर। करेंटली इसको हेड कर रहे हैं श्री शक्तिकांत दास। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, जिनमें पहला नाम है एमडी पात्रा, दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरे हैं राजेश्वर राव, और चौथे हैं टी रविशंकर। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के जो थे, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर आरबीआई गवर्नर फर्स्ट आरबीआई गवर्नर श्री सीडी देशमुख। चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।
अब हम लोग आगे और बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ेंगे और समझेंगे, और यकीन मानिए आगे और मज़ा आएगा, और काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।